शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। जब मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही थी मैं बहुत रोई थी। गिरचा उस वक्त में छोटी सी थी, लेकिन मुझे याद था कि मेरे सगे वालिद के साथ किया हुआ था। हुआ यूं कि एक रोज वो अपनी जमीनों पर गए तो किसी दुश्मन ने उनको गोली मार दी और वो मौके पर खत्म हो गए। मेरी माँ का राज खत्म हो गया और मैं यतीम हो गई। बाप जिंदा हो तो सभी इसके बच्चों का चाव करते हैं। अब खानदान वाले मुझे मनहूस कहते। 5 बरस की उम्र में जमाने की ठोकरों में आ गई। सच है, यतीम का अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। अलीपुर में मेरे बाप की जमीनें थीं, मगर उनके बाद सौतेले चचा ने जमीन पर कब्जा कर लिया। वो और उनके सुपूत हमारे खून के प्यासे हो गए। जब इन लोगों ने जीना दो भर कर दिया तो खाला ने माँ की दूसरी शादी अपने देवर अल्लाह बख्श के साथ करा दी ताकि गांव वाले हमको सुकून से रहने दें। जब मैंने 5 जमातें पढ़ ली तो माँ ने मजीद पढ़ाने की बजाय मुझको घर के कामों में लगा दिया। बदकिस्मती से जिस शख्स के साथ माँ की दूसरी शादी हुई वो मुस्तकिल मिजाज न था। कभी कमाता और कभी बेकार घर में बैठा रहता। इस तरह गुजारा मुश्किल हो गया और घर का सुकून भी माली परेशानी के सबब जाता रहा। रोज के फाकों से तंग आकर माँ मुझे लेकर मामू के पास उनके गांव चली गई। इन दिनों उनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम तो साहिब बीबी था, माँ प्यार से सहबा बुलाती थी, इसे बख्शो अब्बा के पास ही छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे सौतेले अब्बा की बेटी थी। मामू के घर हमको किसी ने बेसुकून नहीं किया। 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी, लेकिन सहबा बहुत याद आती थी। बख्शो अब्बा के घर में ही इसको संभालती थी। सहबा ने अब्बा को बहुत तंग किया और रू रू कर बीमार पड़ गई। तभी अब्बा ने हमको ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी, बिलाखिर हमारा सुराग पा लिया। अब्बा ने मेरी अम्मा से बहुत मुआफियां मांगे और अहद किया कि अब वो जरूर कोई ना कोई काम करेंगे और घर में बेकार नहीं बैठेंगे। अब्बा बख्शो कोई काम न जानते थे, पढ़े लिखे भी न थे। मजबूरन उन्होंने तांगा चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं एक तांगे वाले की बेटी कहलाने लगी। हालांकि मेरे हकीकी वालिद जमींदार थे और मेरी माँ ने उनके घर जमींदारी का ऐश देखा था, लेकिन अब तो हमारे बुरे दिन आ चुके थे। एक दिन सहबा बहुत रूठी थी। अम्मा जान ने मुझे कहा, ज़ारा तुम जरा उसे चुप करवा दो। मैंने बहलाया मगर वो किसी तरह चुप न हुई। मैं भी बच्ची थी, इसे चारपाई पर पटक दिया। इन दिनों मेरी उम्र 11 बरस थी। आजकल इतनी उम्र की लड़कियां बाशऊर होती हैं, लेकिन हमारे जमाने में बच्चे सादा व मासूम होते थे। मुझे भी इतनी समझ न थी। माँ ने बुरा भला कहा और दोबारा हुक्म दिया कि सहबा को उठाओ और चुप कराओ, लेकिन मैंने उनके हुक्म की तामील ना की। इस पर माँ मुझे बद्दुआएं देने लगी और घर से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। शाम हो रही थी। अम्मा को इतना गुस्सा था कि उन्होंने दरवाजा न खोला। मुझको कुत्तों से डर लगता था। बहुत दस्तक दी मगर अम्मा पर कोई असर ना हुआ। मैंने यकीन कर लिया कि अब सारी रात बाहर ही गुजारनी है। ये सोचकर बख्शो अब्बा के तांगे ही में लेट गई और रोते रोते सो गई। जहां हम रहते थे इस मोहल्ले के बहुत से लड़के ट्यूशन पढ़ने जाते थे। शाम को जब वो ट्यूशन पढ़कर घरों को लूटे, उन्होंने देखा कि एक बच्ची तांगे में सो रही है और उसके रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें पड़ी हुई हैं। इनमें एक लड़का हमजा था। वो एक बड़े जमींदार का बेटा और अमीर खानदान से था। हमजा ने जब मुझे बेखुदी के आलम में तांगे में पड़ा देखा तो उसे तरस आया। उसने मुझे जगाया और कहने लगा, ज़ारा उठो, घर जाओ, शायद तुम खेलते खेलते तांगे में सो गई थी। मैं उठ नहीं रही थी। उठो भी ज़ारा, उसने मुझको झंझोड़ा। रात का वक्त है, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। मैं जागी तो याद आया माँ ने धक्का देकर मुझे घर से निकाला था। तभी परेशान हो गई और रोने लगी। हमजा ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने मारा है? अच्छा आओ, मेरे घर चलते हैं, मेरी माँ तुम्हें घर में छोड़ आएंगी। मैं अपने घर जाने की बजाय इसके साथ चली गई, जहां हमजा की माँ और बहनों ने देखते ही कहा, अरे ये तो बख्शो तांगे वाले की बेटी है, बेचारे गरीब लोग हैं। जाने कहां से ये खाना बदोशों की तरह आ गए हैं और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाजुक सा दिल तो पहले ही जख्मी था। ये अल्फाज सुनते ही छलनी हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। मैंने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिए तो उनके दिलों पर मेरी मजलूमियत का बहुत असर हुआ। हमजा और उसकी माँ मेरे साथ घर आए और अम्मा के हवाले किया। हमजा की माँ ने अम्मा को हिदायत भी की कि आइंदा इस बच्ची को मारना और न ही शाम के वक्त घर से निकालना। लड़की जात है, इस तरह बच्चियां बुरे हादसे का शिकार भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी माँ को कब इतनी समझ थी। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं,
हालात का ईंधन बनी हुई थीं, लिहाजा अपनी बेटियों से भी तंग थीं। इन दिनों में माँ के सलूक से दुखी रहती थी। अब मुझे एक पल घर में सुकून न था। अकेले में घबराती। जब माँ सब्जी तोड़ने खेतों में जाती और अब्बा तांगा लेकर निकल जाते तो मैं सहबा को लेकर हमजा के घर आ जाती। हमजा की बहनें आमना और आयमा मेरा बहुत ख्याल रखती थीं और हमजा तो इस कदर प्यार से पेश आता कि मैं खुद को कोई शय समझने लगी थी। इन लोगों के घर में न सिर्फ मुझे सुकून मिलता बल्कि मेरी सेहत भी अच्छी हो गई। मालिका जान जो हमजा की अम्मा थी मेरा बहुत साथ देती थी। मुझे खाना खिलाती और सहबा को नहला के कपड़े बदलवाती, इसे दूध देती और चारपाई से झूलना बांध कर सिला देती। उन्होंने मुझे घर का काम सलीके से करना और कढ़ाई सिलाई सिखाई। मैं इनके साथ रहकर बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। पहली बार एहसास हुआ कि कोई मुझे चाहता है, लेकिन हमेशा की तरह खुशियां फिर मुझे धोखा दे गईं। माँ को जब पता चला कि ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उनकी मोहब्बत में खो गई हूं, तो वो मुझे लेकर मामू के गांव से, जहां हम अब रह रहे थे, अब्बा बख्शो वाले शहर यानी अपने ससुराली घर को वापस आ गए। यहां वापस आने की वजह यह थी कि वो मुझे मना करती थीं कि मैं हमजा के घर न जाया करूं, उनके घर का खाना भी न खाया करूं, बल्कि अपने घर रहा करूं। मगर मैं न मानती थी, क्योंकि अकेले घर में रहने की वजह से मेरा जी घबराता था। अम्मा जो ही घर से निकलती मैं हमजा के यहाँ चली जाती और उनके आने से थोड़ी देर पहले वापस आ जाती। अब्बा मुझको मना नहीं करते थे, कहते ठीक है उनके घर जाया करो, अकेले रहने से इंसानों में रहना बेहतर होता है। अम्मा का ख्याल था कि ये लोग मुझे बहका देंगे तो मैं कहीं की ना रहूंगी। वो उन लोगों के एहसान तले दबकर जीना भी पसंद न करती थीं। मेहनत मजदूरी भी इसीलिए करती थीं कि मेहनत मजदूरी करना उनकी मजबूरी थी। अब्बा इतना नहीं कमाते थे कि गुजारा सही तरह से होता। जब मैं अम्मा के साथ अब्बा बख्शो के आबाई घर आ गई तो मेरा बुरा हाल हुआ। हमजा और उसके घर वालों को याद करती और रोती रहती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, लेकिन इन लोगों की याद मेरे दिल से ना निकल सकी। माँ मेरे हाल से गाफिल ना थीं, ताहम उन्होंने मेरी उदासी का कोई खास नोटिस ना लिया। उनको तो अपने काम काज और मेरी परवरिश की फिक्र थी। मेरा ही ऐसा हाल ना था, हमजा भी मेरी खातिर परेशान था। वो इस कदर दिलबर्दाश्ता हुआ कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जबकि इसके वालिद इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब बाप ने देखा बेटा पढ़ाई से गफलत बरत रहा है तो एक बड़े शहर पढ़ने भेज दिया और वहां हॉस्टल में दाखिल करा दिया। हमजा का दिल वहां भी ना लगा। वो उन दिनों एफएससी कर रहा था। एक दिन वो इस शहर आ गया जहां हम रहते थे। यहां इसने एक स्टोर पर मुलाजमत कर ली। यह खबर अब्बा ने मुझे दी। उस वक्त अम्मा घर पर मौजूद न थी। मैं बहुत खुश हुई और कुछ न कुछ खरीदने के बहाने स्टोर पर जाने लगी। अब्बा भी स्टोर पर जाते थे। हमजा उनसे अच्छी तरह मिलता था और अपनी तरफ से कुछ अशिया और राशन वगैरह दे दिया करता था। रकम भी उन चीजों की स्टोर के मालिक को खुद अदा कर देता। अब्बा बख्शो की आमदनी कम थी, चोरी छुपे नशा भी करने लगे थे। उनको और किया चाहिए था। वो मेरे स्टोर पर जाने पर बिल्कुल भी मोतरिज न थे, बल्कि अम्मा को भी ना बताते कि मैं हमजा से मुलाकात करती हूँ और बातें करती हूँ। ये बात कब तक राज में रह सकती थी। माँ को पता चला तो उन्होंने तूफान उठा दिया। स्टोर के मालिक से जाकर शिकायत की। उसने हमजा को समझा बुझाकर उसके घर भिजवा दिया। वो जब घर गया तो खौफजदा और गमजदा था। बेटे को गमजदा देखकर बाप ने बजाय डांट डपट के इसकी दिलजुई की और शर्त रखी कि अगर वो दिल लगाकर पड़ेगा तो वो इसके लिए मेरा रिश्ता मांग लेंगे। ये भी उनकी शर्त थी कि वो एफएससी में अच्छे नंबर लाएगा। हमजा ने अहद कर लिया, जी लगाकर मेहनत की और मेरिट बना लिया। सच कहते हैं कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है। उसने इसी ताकत से काम लिया और शानदार रिजल्ट दिया तो उसके वालिद अपनी शर्त और वादे से मजबूर हो गए और वो अपनी बीवी के हमरा हमारे घर हमजा के लिए मेरा रिश्ता तलब करने पहुंच गए। लोग मुझे तांगे वाले की लड़की कहते थे, जबकि मेरा हकीकी बाप तो जमींदार था, लेकिन किस्मत ने मुझे बेआसरा और यतीम कर दिया था। बहरहाल वो बड़े लोग और अच्छे खानदान से थे, जबकि मैं एक तांगे वाले की बेटी कहलाती थी। माँ को तो इस रिश्ते पर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे सौतेले चचा के मिजाज और नाइंसाफी से डसी हुई थी। उनको जमींदार तबके से ही खौफ आता था, लिहाजा खुश होने के बजाय उन्होंने नफरत का इजहार किया और हमजा के वालिदैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वो लोग अफसुर्दा होकर चले गए। मैं भी रोती सिसकती रह गई। जाने मेरी माँ के जी में क्या थी। शायद वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करने की आरज़ूमंद थी। ताहम ये लोग शहर में रहते थे और हमें पूछते तक ना थे। कभी कभार मेरी माँ खुद अपने मगरूर भाई और भाभी से मिलने चली जाती थी।
حمزہ کے والدین تو اس انکار پر خاموش ہو بیٹھے، مگر حمزہ کا سکون غارت ہو گیا۔ اس کی اب بھی یہی آرزو تھی کہ کسی طرح میں اسے مل جاؤں۔ ایک دن وہ مجھ سے ملا اور کہا کہ تمہاری ماں نے تو انکار کر دیا ہے، وہ کسی طرح مانتی نہیں، کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، وہاں ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اور اسے جواب دیا، حمزہ، بے شک میری ماں ظالم سہی، مگر اپنے غریب والدین کے چہرے پر یہ کالک نہیں تھوپ سکتی کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے ابا کو منا لوں گا۔ اس نے کہا، ابا تو راضی ہے لیکن ماں بھی کوئی ہستی ہے، میں ان کی بددعائیں نہ لوں گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ تانگے والا میرا سوتیلا باپ ہے، میرے حقیقی والد تو فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں ایسا کہتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ اس نے بڑی منتیں کی، وہ گاڑی لایا تھا جو سڑک کے پار کھڑی تھی، لیکن میں نہ مانی، جس کے باعث وہ بہت غم زدہ ہوا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ اچھے خاندان کی بیٹی ہے، اچھے خاندان میں آ جائے، مگر میری حمیت نے گھر سے بھاگنے کو گوارا نہ کیا۔ میں اپنے غریب ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا جب لڑکی اور لڑکا خاموشی سے اپنے بزرگوں کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، اور ان کو اتنا بھی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ان فیصلوں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ حمزہ چلا گیا اور میرا سکون بھی ساتھ لے گیا۔ اب مجھے کسی پل قرار نہ تھا، روتی تھی مگر ماں کو پتہ نہ چلے میں روئی ہوں۔ ان دنوں اپنے جینے مرنے کا ہوش نہیں تھا۔ تبھی ایک دن ابا نے کہا، زارا تم بہت اداس رہتی ہو، ذرا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ تو میں تم کو تمہارے ماموں کے گاؤں سیر کرانے لے چلوں۔ وہاں تمہاری خالہ رہتی ہیں، ان کی بچیوں سے ملو گی، ماموں کے گھر جاؤ گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ اماں وہاں جانے سے منع کر دیں گی۔ میں نے جواب دیا، تم ان کو وہاں کا مت بتانا، قریب کے گاؤں میری بہن بھی تو رہتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، میں کہوں گا تم کو وہاں لیے جا رہا ہوں تو وہ منع نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے، واپس آ کر بتا دیں گے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے، ابھی نکل چلو، شام سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ میں بھی اداسی سے تنگ اور اپنے ماحول سے خفا تھی۔ ماں تو ان دنوں مجھے اپنی دشمن نظر آتی تھی۔ میں ابا کی باتوں میں آ گئی اور ماں کے جانے کے بعد بچی کو پڑوسن کو تھما کر ابا کے ہمراہ تانگے پر بیٹھ کر سیر کو چل دی۔ ابا مجھے شادی میں لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا۔ یہ ایک گاؤں تھا، بڑا سا پختہ مکان تھا، آس پاس آبادی تھی، کسی کھاتے پیتے شخص کا ڈیرا تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بیٹیاں تھیں لیکن بیٹا نہیں تھا۔ وہ ہم لوگوں کو گھر میں لے گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہدایت پر انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔ ابا نے کہا، تم تھوڑی دیر یہاں رہو، میں ابھی آتا ہوں، پھر تمہارے ماموں کے گاؤں چلیں گے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابا مجھے اس آدمی کے ہاتھ فروخت کر کے چلا گیا ہے، تو مجھے یقین نہ آیا۔ اس گھر کی عورت بولی، میرا خاوند کہتا ہے کہ گھر میں کام کاج کے لیے خریدا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس نے تم سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں خریدا ہے، کیونکہ میری 3 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے سچ کہا تھا، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا۔ میں بھی اب ماں کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ضد کی خاطر مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ ابا مجھے فروخت کر کے چلا گیا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اب رونے دھونے چیخنے چلانے کا وقت گزر چکا تھا۔ جس شخص نے نکاح نامے پر میرے دستخط لیے اس نے بتایا کہ تمہارے والد پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، قرض دار اس کو دھمکیاں دیتے تھے، تبھی وہ تم کو فروخت کر گیا ہے۔ اب وہ تمہاری ماں کو جا کر یہی بتائے گا کہ تم کسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ تم کو اب یہیں رہنا ہے، مگر میں اور میری بیوی تم کو عزت سے رکھیں گے، بشرطے تم جھگڑا نہ کرو اور ہمارے ساتھ صلح و سکون سے رہو۔ تم کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اب میں جاتی تو کہاں؟ میں تو ان لوگوں کی قید میں تھی، ان کے کسی حکم سے انحراف نہ کر سکتی تھی۔ جانے ابا نے میری ماں کو میرے بارے کیا کہا، جانے ماں پر کیا گزری، مجھے خبر نہ تھی، میں جانا نہ چاہتی تھی۔ ماں اور باپ اب میرے لیے بے معنی تھے۔ سوتن سمجھدار تھی، وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار تھی اور اس کی لڑکیاں بھی، انہوں نے مجھے پیار دیا۔ سوتن نے بڑی بہن کی طرح خیال رکھا، اس کی لڑکیاں میرے آرام کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھی، ہم کو تو بس بھائی چاہیے، کیونکہ ہماری ماں کسی آپریشن کے سبب بچے کو جنم نہیں دے سکتی، ہم چاہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی اور وارث ہو۔ ابا نے ہی ایک دن حمزہ کو بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ بیچارہ تو یہ سن کر بوکھلا ہی گیا کہ میں ایک ادھیڑ عمر اور دل کے مریض شخص کی ملکیت ہو چکی ہوں۔
इसे यकीन न आता था। वो गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को इकट्ठा करके मेरे खावंद के डेरे पर आया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं इसकी मनकूहा हो चुकी हूं तो वो वापस चला गया। मैं उधर रोती और पछताती थी। काश हमजा के साथ ही भागकर उसके घर चली जाती तो मेरी उसके साथ शादी हो जाती, जिस सौतेले बाप की लाज रखी इसने किया। हमजा की डेरे पर आमद के बाद मेरा शौहर बहुत शक्की मिजाज हो गया। पहली बीवी से कहता इस पर कड़ी नजर रखो, मगर वो औरत आला मिजाज की थी, मुझे कुछ न कहती। मेरा जी घबराता तो मोहल्ले में अपने मिलने वालों के घरों में भी ले जाती ताकि मेरा जी बहला रहे। वो कहती ये भी बेचारी इंसान है, किसी की बच्ची है, इस पर जुल्म करना ठीक नहीं। वो शौहर को समझाती कि ये अच्छी लड़की है, नेक दिल है, इस पर कभी शक मत करना। हमारे इस मोहल्ले में हमजा की एक कजिन दिलशाद भी रहती थी। हमजा ने अपनी दास्तान गम उसे सुनाई। उसने आकर मुझे बताया कि हमजा तुमसे मिलने आया है। वो बहाने से मुझे अपने घर ले गई। मुझे देखकर वो रो पड़ा, मैं भी रोने लगी। जब मैंने बताया कि सौतेले बाप ने मुझे बेचा है तो वो ये सुनकर पागल सा हो गया और अपने बाल नोचने लगा। उसने एक मर्तबा फिर मुझे यहां से भाग जाने का मशवरा दिया कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती में धोखा हुआ है, ये शादी दुरुस्त नहीं, हम अदालत से रुजू करेंगे। जब इसने ये बात कही तो मैं गहरी सोच में डूब गई। जब मेरी मां की दूसरी शादी हो रही थी और मैं अपने हकीकी बाप को याद करके रो रही थी। किस सोच में गुम हो गई हूं, जवाब क्यों नहीं देती। हमजा ने मुझे झंझोड़ा मगर मैं खामोश थी। मैं उम्मीद से थी, उसको कैसे कह देती कि तुम्हारे साथ चलती हूं। मेरे और हमजा के बहुत से ख्वाब थे, मगर अब कुछ उम्मीदें मैंने अपने होने वाले बच्चे से वाबस्ता कर ली थी। हमजा मुझसे लाख मोहब्बत करता, लेकिन वो किसी और के बच्चे से तो वो प्यार नहीं कर सकता था जो कोई सगा बाप अपने बच्चे से कर सकता है। तभी मैंने ये जाना कि एक शादीशुदा और बच्चे वाली औरत शौहर के घर से भागे तो सारी जिंदगी जमाना इसे भागी हुई औरत ही कहेगा, और ये बात उनके बच्चों के लिए एक ताना बन जाएगी। अब जो कुछ खुदा ने मुकद्दर में लिख दिया था मुझे मिल गया था। यही सोचकर हमजा से कहा कि मुझे अदालत तक मत ले जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ जाने के लायक नहीं हूं। ये सुनकर उसके दिल को ठेस लगी और वो बददिल होकर चला गया। इसके वालिद ने समझा बुझाकर उसे पढ़ने के लिए लाहौर भिजवा दिया। वक्त गुजरता रहा, मैंने नए हालात से रफ्ता रफ्ता समझौता कर लिया, क्योंकि अब एक बच्ची की मां बन चुकी थी। मेरे शौहर की किस्मत में अभी लड़का नहीं था, सो इस बार मेरे वतन से भी लड़की ने जन्म लिया। उसकी 4 बेटियां हो गईं। ऐसे ही बहुत से बरस गुजर गए। हमजा ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली और आला तालीम की खातिर बैरून मुल्क चला गया। हमजा के जाने का मुझे दुख था, चूंकि इसकी कजिन दिलशाद से इसके बारे खबरें मिलती रहती थीं। वक्त गहरे से गहरे जख्म भी मुंदमिल कर देता है, और शादीशुदा औरत तो फिर घरदारी और बच्चों की गहमा गहमी में सब कुछ भूल जाती है। इसे बस इतना ही याद रह जाता है कि इसका हसरतों भरा दिल कभी किसी को चाहता था, कभी किसी के साथ घर बसाने के ख्वाब देखे थे। मर्द मगर अपनी मोहब्बत को शायद नहीं भुला पाते। अगर मर्द को किसी लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो खुद मुख्तार होता है, फिर शादी करे या ना करे। हमजा भी शादी ना करना चाहता था, लेकिन इसकी वालिदा ने रू रू कर उसकी शादी करवा दी। इसकी बीवी खूबसूरत थी, मगर मेरी याद और मेरा जिक्र उसकी शरीक हयात की रूह को जला देती थी। दोनों मियाँ बीवी में ना बन सकी और उनकी तलाक हो गई। मेरी शादी को 15 बरस गुजर चुके थे। एक दिन अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर शहर के एक डॉक्टर के पास गई। ये नया डॉक्टर बैरून मुल्क से पढ़कर आया था। डॉक्टर को देखा तो चौंक गई, घबरा कर निकाब डाल लिया। बारी आने पर बेटी को दिखाया। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वो भी मेरी आवाज सुनकर गुमसम था। मैं सारी रात ना सो सकी। इतने सालों बाद उसे देखा तो बेटी की बीमारी बताना ही भूल गई। उसने अच्छी तरह चेकअप किया। मेरा ख्याल था वो भला चुका है, लेकिन जूं ही उठने को हुई उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और कदम थम गए। उसने कहा, ज़ारा तुम चाहे जितने निकाब ओढ़ लो, मैं तुमको पहचान लूंगा। पहचान की खुशबू कभी नहीं मरती। मैंने तुम्हारी मौजूदगी इसी वक्त महसूस कर ली थी जब पहले दिन तुमने यहां कदम रखा था। अचानक जैसे वक्त थम गया, चलती हुई सुइयां रुक गईं। बस दोनों तरफ खामोशी थी। जाने कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। मुद्दतों बाद 2 बिछड़े हुए मिले थे। आज भी जैसे हमजा को मेरा इंतजार था। हमजा की शादी उसके वालिद ने किस्म देकर करवाई थी, क्योंकि वो बिस्तर मर्ग पर थे। इसकी 2 बेटियां और 1 बेटा थे। मेरी भी 2 बेटियां और 1 बेटा था।
इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद उसके दिल के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए थे। मैं खुद भी चलते चलते थक चुकी थी। शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं ससुराली रिश्तेदारों के रहम व करम पर जी रही थी कि मेरे 3 बच्चे थे, दुखों के बोझ तले दबी में गीली लकड़ियों की तरह सुलग रही थी। अपनी बेवगी को संभाले हुए बेटियों की फिक्र से गुली जाती थी। मेरे हालात जानकर आज फिर हमजा ने कहा कि तुमको मेरी जरूरत है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को अपना सकता हूं। मैंने जवाब दिया, बच्चियां उनके चचा और दादा मुझे नहीं देंगे। मैं कैसे अपनी बेटियों से मुंह मोड़ सकती हूं? उनके सरों पर बाप का साया नहीं है, मां भी ना रहे तो वो किस हाल में जिएंगी। अब जहां हूं वहीं ठीक हूं। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूं और तुम्हारा घर बसा हुआ है। मैं इसमें इंतशार नहीं फैलाना चाहती। एक बार मैंने हमजा की मोहब्बत को ठुकराया, माँ बाप की इज्जत की खातिर, दूसरी मर्तबा अपने शौहर की इज्जत की खातिर और तीसरी मर्तबा अपनी बेटियों की खातिर, जिनके मुस्तकबिल को मैं किसी हरकत से ताना नहीं बनाना चाहती थी। मैं उल्टे कदमों वहां से पलट आई। घर आकर दिल खोल के रोई थी। काश वो मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर दोबारा ना मिलता। हमजा के ख्याल में मैं बेवफा हूं, मैंने इससे मोहब्बत ही नहीं की थी। कैसे इसे बताती कि एक मशरिकी औरत की क्या मजबूरियां होती हैं। कभी माँ बाप के लिए, कभी शौहर और बच्चों के लिए इसे सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।